Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब लोग ठीक होंगे. Students, आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर को शुरू करने जा रहे हैं. आइए शुरू करते हैं. देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें सीखना है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में कि इक्विलिब्रियम लेवल इकोनॉमी में कब कब डिटरमाइन हो पाता है. तो अकॉर्डिंग टू द कीनीजियन थ्योरी, an economy is in equilibrium when an aggregate demand of goods and services is equal to the aggregate supply during a period of time. कीनीजियन थ्योरी के हिसाब से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब गुड्स एंड सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर आ जाती है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर. ओके, तो एक गिवन टाइम पीरियड में जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाती है तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमी क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. तो देख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में रीड किया है कि एग्रीगेट डिमांड किस किस कंपोनेंट को मिला के बनता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को. एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारा कंजम्पशन प्लस सेविंग को मिला के बनता है. तो अगर हम इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू एक साथ रखें तो कुछ इस तरीके से हम लिख पाएंगे कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग हो गया. तो अगर इससे कंजम्पशन और कंजम्पशन कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग. तो हम इक्विलिब्रियम लेवल को दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, एक तो एडीएस अप्रोच से और एक ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच. सो देयर आर टू अप्रोचेस फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल. तो हम इस चैप्टर में दो अप्रोचेस के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन कर पाएंगे. तो फर्स्ट इज एडीएनएएस अप्रोच, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच कहेंगे. एंड सेकंड इज एसआई अप्रोच विच इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. आइए इन अप्रोच को स्टडी करने से पहले कुछ एजम्पशन हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेगी अप्रोचेस को समझने के लिए. तो क्या क्या एजम्पशन हमें लेनी है? फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इन कंटेक्स्ट ऑफ टू सेक्टर. जो भी हम इक्विलिब्रियम आउटपुट यहाँ पर अचीव करेंगे उसे हमें टू सेक्टर के हिसाब से ही पढ़ना है. फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड एंड फर्म. यहाँ पर कोई भी फॉरेन और गवर्नमेंट सेक्टर को हमें नहीं इंक्लूड करना. ओके, इसके बाद है इट इज अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस. यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये जो आई है आपका, इसे ऑटोनॉमस मानना है. ऑटोनॉमस मतलब सेम है हर लेवल ऑफ इनकम के साथ. ओके, प्राइस लेवल इज अज्यूम टू बी रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पर प्राइस लेवल को आपको कांस्टेंट रखना है. एंड लास्ट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन. जो भी आप इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालेंगे वो शॉर्ट रन के हिसाब से होगा. आइए देखते हैं अपना फर्स्ट अप्रोच दैट इज एडीएनएएस अप्रोच. तो अकॉर्डिंग टू द कीनीजियन थ्योरी, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड when the aggregate demand represented by C plus I curve is equal to the total supply, that is aggregate supply. Okay, तो हमारा ADS अप्रोच कहता है कि कीनीजियन थ्योरी के हिसाब से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तभी डिटरमाइन होगी इकोनॉमी में जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर आ जाएगा? हमारे एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाएगा. ओके, इसी को अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था. तो देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर्व बनता है. आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई का ये कर्व है जो 45 डिग्री के एंगल से बनता है. एंड ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है. वाई एक्सिस यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को शो कर रहा है एंड एक्स एक्सिस आपका यहाँ पर इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो कर रहा है. आइए मैं आपको एक शेड्यूल दिखाता हूँ जिसकी मदद से आप ये हमारा डायग्राम बना हुआ है. देखिए, यहाँ पर ये शेड्यूल है. यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है. कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को मिला के एग्रीगेट डिमांड बना हुआ है और कंजम्पशन प्लस सेविंग को मिला के एग्रीगेट सप्लाई बना हुआ है. देखिए, जब एम्प्लॉयमेंट जीरो है तो इनकम भी क्या होगी? जीरो होगी. लेकिन हमें पता है कि इनकम जीरो के साथ हमें कंजम्पशन कुछ ना कुछ करनी पड़ती है. तो हम, क्योंकि उसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, तो 40 कंजम्पशन है और सेविंग फिर उस समय नेगेटिव ही होगी. ओके, और इन्वेस्टमेंट को हमें हर लेवल ऑफ इनकम पर क्या रखना है? कॉन्स्टेंट रखना है. तो हमने 40 रखा हुआ है. यहाँ पर हमारा इसी के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड भी आया है. तो एग्रीगेट डिमांड कैसे बनतेगा? आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को मिला के, तो 40 प्लस 40 आपका 80 बना है. वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग. कंजम्पशन 40 है, सेविंग आपकी -40 है, तो एग्रीगेट सप्लाई 0 बन जाएगी. ओके, तो इस सिचुएशन में आपकी पहली में आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है. तो एडी इज ग्रेटर देन एएस. वैसे ही जैसे हम नीचे नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी. इनकम के बढ़ने के साथ वैसे लोगों की फिर कंजम्पशन बढ़ेगी. और जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी फिर कुछ ना कुछ जब वो सेव भी करने लगेंगे, ठीक है, सारा पार्ट इनकम का स्पेंड नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सेविंग भी बढ़ेगी. इन्वेस्टमेंट आपका सेव है, सेम रहेगा. ओके, तो इसी की तरह फिर आप एडीएनएएस निकाल पाएंगे अपना.
तो एडी कैसे बनेगा, वही सी प्लस आई को मिला के एडी बनेगा, एएस आपका सी प्लस एस को मिला के बनेगा। तो आप देख सकते हैं अभी भी लेकिन हमारा एडी यहाँ पर ग्रेटर ही रहेगा एएस से। लेकिन एक पोजीशन आता है जब एम्प्लॉयमेंट है 40 लैक्स और उस समय इनकम लोगों को मिल रही है 4,400 सॉरी, ठीक है ना। कंजम्पशन उस समय है 360, तो कंजम्पशन 360 है तो हमारी सेविंग हमारी 40 हो गई, इन्वेस्टमेंट वही है। तो हम एडी को जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो एडी हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट 400 आ रहा है एंड एएस को कैलकुलेट करके भी 400 आ रहा है, ओके, कंजम्पशन प्लस सेविंग। और इस पॉइंट में क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारा शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडी और एएस की वैल्यू क्या है, बराबर आ रही है। फिर अगर इसके आगे हम फर्दर चलें तो देख सकते हैं जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और सेविंग भी बढ़ रही है। लेकिन जब हम एडी और एएस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में यहाँ पर इक्विलिब्रियम होने के बाद जो एडी है फिर वो कम हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है एज कंपेयर टू एएस। तो आपने देखा शुरू में इक्विलिब्रियम से पहले एडी ग्रेटर था एएस से, फिर एक पोजीशन आया जहां पर इक्विलिब्रियम हुआ, दोनों बराबर हो गए और उसके बाद फिर एडी स्मॉल होने लग गया एएस से। तो यही हमारा डायग्राम शो करता है। शुरू में क्या है आप देख सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आपका जो एडी कर्व है ये ऊपर है, किससे, एएस कर्व से। तो एडी कर्व ऊपर है एएस कर्व से, तो आपका एडी इज ग्रेटर देन एएस है। उसके बाद आपका एडी इज इक्वल टू एएस है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो एडी स्मॉल हो जाएगा और एएस बढ़ता चले जाएगा। आप देख सकते हैं एएस कर्व ऊपर है और एडी कर्व नीचे है, ओके। तो हमें पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन होता है यहाँ पर एडीएस अप्रोच में, जब दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाता है। देखिए लेकिन ऐसा भी तो था यहाँ पर, देखिए हमने ऐसे लेवल भी देखे हैं जहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। जैसे ये एडी यहाँ पर इस पोजीशन में एडी ग्रेटर है एएस से और इस पोजीशन में एडी स्मॉल है एएस से। तो क्या होगा व्हेन एडी इज मोर देन एएस, मतलब ये पोजीशन में क्या होगा इकोनॉमी में, आइए सीखते हैं। तो इट मींस जब भी एडी ज्यादा है एएस से तो उसका मतलब क्या है, इट मींस कंज्यूमर एंड फर्म्स टुगेदर बाइंग मोर गुड। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है का इसका मतलब यही होगा कि कंज्यूमर और फर्म्स जो है वो ज्यादा गुड्स की डिमांड कर रहे हैं देन फर्म विलिंग टू प्रोड्यूस। जितना फर्म प्रोड्यूस कर पा रहा है उससे ज्यादा ही डिमांड हो जा रही है। सपोज फर्म 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है लेकिन जो डिमांड है कंज्यूमर की और फर्म्स की दोनों की मिला के वो 150 है, तो 100 से तो ज्यादा ही है, ओके। तो एज अ रिजल्ट इससे क्या होगा, प्लान्ड इन्वेंट्री विल फॉल। जो भी फर्म की जो इन्वेंट्री लेवल होगा वो फॉल हो जाएगा, ठीक है ना। माल ही नहीं बचेगा, स्टॉक ही नहीं बचेगा सेल करने के लिए, ओके। तो अपने डिजायर्ड लेवल से हमारी जो इन्वेंट्री होगी वो फॉल हो जाएगी। कब होगी, जब भी हमारा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से। तो इसको वापस कैसे इक्विलिब्रियम में लाए हम, तो टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल फर्म वुड स्टार्ट टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्म को एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को हायर करना पड़ेगा जो काम करेंगे, ठीक है ना। एंड आउटपुट अंटिल द इकोनॉमी इज बैक। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को भी हायर करना पड़ेगा और साथ साथ आउटपुट भी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कब तक, जब तक एग्रीगेट डिमांड आपका एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना आ जाए। आइए देखते हैं क्या होगा व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा। इट मींस, इसका मतलब है कि दैट कंज्यूमर एंड फर्म्स टुगेदर वुड बाइंग लेस गुड्स। तो एग्रीगेट डिमांड अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल है कि कंज्यूमर और फर्म्स जो है वो लेस गुड बाय कर रहे हैं देन फर्म आर विलिंग टू प्रोड्यूस। अब फर्म ज्यादा प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, कंज्यूमर और फर्म कम उसको डिमांड कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट प्लान इन्वेंट्री वुड राइज। तो इससे क्या होगा, इन्वेंट्री जो होगी वो राइज कर जाएगी। टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन द इन्वेंट्री। अब अगर इन्वेंट्री को आपको राइज नहीं करना तो इसे क्लियर करना है, तो उसके लिए फर्म प्लान टू डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। फिर फर्म को एम्प्लॉयमेंट कम करनी पड़ेगी, लोगों को कम हायर करना पड़ेगा ताकि वो कम काम करें, ओके। एंड आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तो कम करना पड़ेगा, साथ साथ आउटपुट जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे भी कम करना पड़ेगा अंटिल इकोनॉमी इज बैक एट आउटपुट लेवल ओ वाई, ओके। तो ये तब तक करना पड़ेगा जब तक इकोनॉमी अपने फिर से आउटपुट लेवल ओ वाई में ना पहुंच जाए, ओके। तो ये हमने सीखा कि एडीएस अप्रोच क्या होता है। एडीएस अप्रोच कहता है कि इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम पे आएगी जब एडी इज इक्वल टू एएस होगा। लेकिन ऐसी दो कंडीशन और भी आ सकती है कि जहां पर एडी ग्रेटर हो जाए एएस से और जहां पर एडी लेस हो जाए एएस से। तो हमने देखा अगर एडी ज्यादा है एएस से तो इसका मतलब डिमांड ज्यादा हो रही है, फर्म लेकिन सप्लाई कम कर रहा है। तो उसको इक्विलिब्रियम लेवल पर लाने के लिए हमें इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के, ओके, और आउटपुट लेवल बढ़ा के। वैसे ही इसका अपोजिट यहाँ पर है, यहाँ पर हमारी डिमांड कम हो रही है लेकिन सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो इससे इन्वेंट्री राइज हो जाएगी। तो उस अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे और आउटपुट को भी कम करेंगे।
तो ये था हमारा एडीएस अप्रोच। आइए अब देखते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में। The equilibrium level of income is determined at a level when the planned saving is equal to the planned investment. यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल तब डिटरमाइन होता है जब हमारा प्लान्ड सेविंग जो है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाए। देखिए कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है। आपको पता होना चाहिए कि सेविंग जो होता है वो नेगेटिव से शुरू होकर फिर पॉजिटिव में जाता है, क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो होगी तो उस समय सेविंग हमारी नेगेटिव होती है। एंड जैसे जैसे हमारी इनकम राइज करेगी तो धीरे धीरे हमारा सेविंग भी क्या होगा, वो राइज करेगा। और इन्वेस्टमेंट तो हमने पढ़ाई है, इन्वेस्टमेंट को हमें ऑटोनोमस मानना पड़ता है, मतलब कांस्टेंट मानना पड़ता है हर लेवल ऑफ इनकम पर। तो जब ये आपस में दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन हो पाएगा। ओके, आइए इसको भी स्केड्यूल से समझते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का स्केड्यूल है इसका। यहाँ पर इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड उनके रिमार्क्स दे रखे हैं। देखिए क्या है, इनकम जब जीरो है तो कंजम्पशन आप कुछ ना कुछ करेंगे 40, तो सेविंग उस समय नेगेटिव होती है, आपको पता ही है। इन्वेस्टमेंट आपको कांस्टेंट रखना है। तो इस पोजीशन में क्या है, फर्स्ट पोजीशन में सेविंग हमारा लेस है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, कंजम्पशन के बढ़ने के साथ हमारी सेविंग भी कुछ कुछ बढ़ेगी। ओके, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, लेकिन अभी तक क्या है, सेविंग आपका लेस है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। ओके, एक पोजीशन ऐसी आई है जहां पर हमारी इनकम 400 है, ओके, और कंजम्पशन 360 है, सेविंग 40 है, इन्वेस्टमेंट भी 40 है। तो आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, इक्वल है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद अगर हम कंडीशन देखें तो उसके बाद जो पोजीशन आ रही है इनकम 500 इनकम पर हम कंजम्पशन 440 कर रहे हैं, सेविंग 60 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हमारा 40 है कांस्टेंट ही। तो इस पोजीशन में फिर सेविंग ग्रेटर होने लग जा रही है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम से पहले सेविंग लेस है इन्वेस्टमेंट से, एंड इक्विलिब्रियम के बाद सेविंग मोर है इन्वेस्टमेंट से। आप देख सकते हैं इसे डायग्राम से भी कि यहाँ पर शुरू में क्या है, सेविंग आपकी नीचे है, सेविंग कब आपका नीचे है, इन्वेस्टमेंट कब ऊपर है। तो सेविंग लेस है इन्वेस्टमेंट से, इक्विलिब्रियम हो गया, दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद देखेंगे तो सेविंग कब ऊपर आ गई, इन्वेस्टमेंट कब नीचे रह गया, तो सेविंग ज्यादा होने लग गई इन्वेस्टमेंट से। तो इक्विलिब्रियम तो अचीव हो गया, लेकिन जहां पर when saving is more than investment and when saving is less than investment, तो इसका मतलब क्या होता है और इसे कैसे वापस इक्विलिब्रियम में लाएं, आइए वो सीखते हैं। तो when saving is more than investment, तो जब भी सेविंग इन्वेस्टमेंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कौन सा सिचुएशन है, वो ये वाला है। तो सेविंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट हाउसहोल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज फर्म एक्सपेक्टेड देम टू। इसका मतलब है यहाँ पर सेविंग अगर ज्यादा है तो हाउसहोल्ड कंजम्पशन ज्यादा नहीं कर रहे, खर्चा ज्यादा नहीं कर रहे, वो सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, ओके, जैसा फर्म उन्हें चाहती है। तो एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री राइजेस अबाउट द डिजायर्ड लेवल। इससे क्या होगा, फर्म की जो इन्वेंट्री होगी, जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं, तो वो क्या होगी, उनकी इन्वेंट्री बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, लोग सेव कर दे रहे हैं अपने पैसे को, तो उनकी इन्वेंट्री तो बढ़ गई। ओके, तो टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो अब अपनी इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए फर्म क्या करेगी, फर्म प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन, फर्म अपने प्रोडक्शन को कम कर देगी। ओके, वो ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन ही नहीं करने देगी, वो आउटपुट को कम प्रोड्यूस करेगी। तो इससे क्या होगा, वो तब तक कम प्रोड्यूस करेगी जब तक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल ना हो जाए। ओके, तो ये सिचुएशन ये चीज को शो करती है। आइए देखते हैं क्या होता है when saving is less than investment, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होती है। तो इसी का वाइस वर्सा एक्सप्लेनेशन है, इट मींस दैट हाउसहोल्ड आर कंज्यूमिंग मोर। तो सेविंग अगर कम हो रही है तो इसका मतलब वो कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। अगर कोई बंदा सेव कम कर रहा है तो मतलब खर्चा ज्यादा कर रहा है। तो हाउसहोल्ड आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेव लेस, तो कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं, एज जैसा कि फर्म एक्सपेक्ट करती है उनसे, उसके हिसाब से। तो एज अ रिजल्ट जिससे क्या होगा, प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल। अब कंजम्पशन अगर हम ज्यादा करेंगे तो इससे इन्वेंट्री फॉल हो जाएगी, ठीक है, अपने डिजायर्ड लेवल से फॉल हो जाएगी। तो अब वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल फर्म वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो इसके लिए आपको फर्म को जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल ना हो जाए। तो ये कंडीशन थी एसआई अप्रोच की। तो आपने देखा एसआई अप्रोच क्या होता है। एसआई अप्रोच में हमने देखा कि इक्विलिब्रियम तब डिटरमाइन होता है जब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद हमने देखा कि क्या होता है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है। सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं, इससे प्लान की इन्वेंट्री राइज हो जाएगी। तो उसको खत्म करने के लिए उन्हें अपनी प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी और या फिर कम करनी पड़ेगी। वैसे ही हमने देखा जब सेविंग कम होती है इन्वेस्टमेंट से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लोग कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, इससे इन्वेंट्री फॉल हो जाती है। ओके, गुड्स की कमी हो जाती है। तो अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए और इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करने के लिए फर्म्स को वापस प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है।
तो ये था हमारा SI अप्रोच। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इसी के आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।